सुप्रभात मान्यवर। आज मैं आपको दिखाऊंगा हिमाचल प्रदेश की जो इकोनॉमी की बैकबोन है वो है सेब। सेब अभी किस हालात में है, या जो सेब आप तक अगस्त में पहुंचने वाला है वो अभी कितना छोटा है। क्योंकि यहाँ पे अभी वसंत का मौसम है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे सेब का ये पेड़ है और यहाँ पे फूल आए हैं बड़े प्यारे। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था। तो इस बार मैं आपको एक सेब के थोड़ा सा साइकिल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सेब का साइकिल कहाँ से शुरू होता है और कैसे कैसे धीरे धीरे ये आगे बढ़ता है। तो आइए आज आपको एक बड़ा ही खूबसूरत बगीचा दिखाता हूँ सेब का। सेब के फल की शुरुआत एक इतने छोटे से फूल से शुरू होती है, ये आप देखेंगे। और इस फूल के को सेब में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके लिए दरअसल लाखों मज़दूर हमारे बगीचों में काम करते हैं। ये लाखों मज़दूर सुबह से लेकर रात तक काम पे लगे रहते हैं। आपको शायद सुनाई भी दे रहा होगा। और ये लाखों मज़दूर कौन है जो हमारे लिए काम करते हैं बिल्कुल फ्री में? वो है मधुमक्खियाँ या और भी किसी तरह के कीट जो इन पेड़ों पे बैठते हैं, इन फूलों पे बैठते हैं और पराग को एक जगह से दूसरी जगह अनजाने में ही लेके जाते हैं। इस पूरे बगीचे में लाखों की तादाद, या प्रोबेबली हो सकता है ये अनगिनत हैं, इतने सारे कीट जो आते हैं और फूलों पे बैठते हैं। फिर वो अनजाने में एक फूल से दूसरे फूल पे परागकण को लेके जाते हैं और एक शुरुआत होती है एक छोटे से सेब की। अभी इस समय जो सेब है जो आप खाने वाले हैं अगस्त में, आपने कभी सोचा है वो कितना छोटा है? जो सेब आप अगस्त में खाने वाले हैं वो भी कितना छोटा है। ये जो फूल के पीछे ये वाला हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, बहुत ही छोटा सा ये सेब है। ये वाला ये सेब है। अभी ये सेब इतना छोटा सा है और धीरे धीरे अगली स्टेज पे ये पहुंचेगा और थोड़ा सा बड़ा होगा। अब दरअसल ये मधुमक्खियाँ एक्चुअल में करती क्या है? मधुमक्खियाँ अनजाने में पराग को एक फूल से लेके दूसरे फूल में लेके जाती हैं, जिस वजह से जो प्रक्रिया है पॉलिनेशन की वो पूरी हो पाती है। एक फूल से दूसरे फूल पे मधुमक्खियों के पैरों के थ्रू कण का जाना या पराग कण का जाना, ये एक पूरा नेचुरल प्रोसेस है। अब दरअसल अगर एक ही तरह का सेब होगा तो क्या उसमें परागकण होगा? उसमें परागकण नहीं होगा। तो हमें क्या करना होता है कि जैसे हमारा जो ये पेड़ है, अगर आप पीछे देखेंगे इसका वैरायटी का नाम है रॉयल डिलीशियस। तो रॉयल डिलीशियस में अगर सेब लगने हैं तो हमें कोई ना कोई दूसरा पॉलिनेशन के लिए कोई दूसरी वैरायटी चाहिए होगी जिससे इसमें पॉलिनेशन होगा। ये ठीक जैसे मेल फीमेल का हिसाब होता है ठीक वैसे ही है। तो अब उसके लिए हम लोग करते क्या है, वो कैसे लगाया जाए। ये जो पेड़ आप देख रहे हैं इसमें रॉयल डिलीशियस भी है और पॉलिनेशन के लिए वो दूसरी वैरायटी भी हमने इसी में ग्राफ्ट की हुई है। एक ही पेड़ में क्या कई तरह के सेब हो सकते हैं?
जी हाँ, हो सकते हैं। उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि इस पेड़ में पीछे हम लोग ग्राफ्ट करेंगे किसी दूसरी वैरायटी का सेब। अब वो ग्राफ्टिंग होती कैसे है, उसका जो पूरा प्रोसीजर है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। ये अभी आप देखेंगे कि ये यहाँ पे नीचे एक पेड़ था छोटा सा, और इस पेड़ के ऊपर हमने एक दूसरी तरह की जो टहनी है वो ग्राफ्ट की हुई है। अब ये ग्राफ्टिंग का जो प्रोसीजर है ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये होता कैसे है। अब ये वाली आप टहनी देखिए, यहाँ पे आपको एक गांठ सी नज़र आ रही होगी, ये वाली। दरअसल ये वाला जो पेड़ है इस पे इस वाली टहनी को इस जगह पे ग्राफ्ट किया गया है। और अब ये यहाँ से ऊपर दूसरा पेड़ है। आप पत्तियों से भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसकी पत्तियाँ अलग है और जबकि जो सेब है इसकी पत्तियाँ अलग है। और ग्राफ्ट होने के बाद अब ये पूरी जो टहनी है ये काम करेगी एज ए पॉलिनेटर, और इसमें जो फूल लगेंगे फिर इसके लिए पॉलिनेशन का काम करेंगे। ये आपको लगभग बगीचे में हर पेड़ में हमने इस तरह से ग्राफ्ट किया हुआ है। ये वाला देखिए, ये वाला भी इसको पॉलिनेटर है और वहाँ से इसको ग्राफ्ट किया हुआ है। ये अलग से वैरायटी है और ये पूरे पेड़ को पॉलिनेशन देता है। ये जो मधुमक्खियाँ हैं दिन भर ऐसे ही एक फूल से दूसरे फूल पे, दूसरे से तीसरे पे भागती रहती हैं और अनजाने में हमारा काम कर देती है। दरअसल
आप देखिएगा ये भी एक नेचर का कितना ज़बरदस्त अरेंजमेंट है। सोचिएगा अगर हमें ये खुद करना पड़े। कई बार इंसान कहता है ना, मैं करने वाला हूँ, मैं करूँगा। हम एक पराग कण को उठा के इस वाले फूल से उस वाले फूल में नहीं डाल सकते। तो ये जो प्रोसेस है ये कोई कर रहा है, एक थर्ड पावर जिसने ये सारा हिसाब किताब रचा हुआ है। ये प्रोसेस अपने आप ही चल रहा है। तो ये नेचर का जो लॉ है ये हमें समझने की ज़रूरत है। इंसान की बस की बात नहीं है ये सब कुछ। लेकिन दरअसल सच बात बताऊं, हम नेचर के सामने कुछ भी नहीं है। हमें नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको लगेगा कि ये काम कितना आसान है, एक पेड़ लगाओ, उसमें फल आएंगे और उन फल को बेचो और पैसे कमाओ। देखिए दरअसल ये भी ठीक वैसे ही है जैसे कि बाकी की जो फार्मिंग है उतनी ही रिस्की है जितनी कि बाकी की किसानों के लिए है। हम जो हॉर्टिकल्चरिस्ट हैं, ऑर्चर्डिस्ट हैं, हिंदी में बोले तो बागवान हैं, हमारे भी ऐसे ही चैलेंजेस है। सबसे बड़ा जो चैलेंज होता है वो होता है हमारे लिए मौसम। ये जो सारा पूरा हिसाब किताब है ये पूरा का पूरा मौसम के ऊपर ही निर्भर करता है। जैसे कि अब आजकल का जो समय है वो ऐसा समय है कि जब आसमान से कभी भी ओले गिर सकते हैं। ओले गिरने का मतलब है ना सिर्फ इस साल की फ़सल ख़राब हो जाएगी बल्कि आने वाले 2-3 सालों तक भी फ़सल नहीं होगी, क्योंकि ओले इनको डैमेज कर देते हैं। ये जो बर्ड्स हैं यहाँ पे छोटे छोटे, इनको डैमेज कर देते हैं। अगर ये डैमेज हो जाते हैं तो उसके बाद नेक्स्ट ईयर के लिए उसमें फूल नहीं आएंगे। ये लास्ट ईयर हुआ था और इतना ज़बरदस्त ओला आया कि बहुत नुकसान हुआ था यहाँ पे। और इस साल जो सेब की फ़सल है वो एक नॉर्मल फ़सल से लगभग 40% होगी, यानी कि जो 60% फ़सल है वो सिर्फ इस वजह से नहीं हो पाएगी क्योंकि लास्ट ईयर जो ओला आया था उसने सेब का बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। वो बर्ड्स ही नहीं है, उनको तोड़ दिया था उसने। अब उनको डेवलप होने में कम से कम 1 से 2 साल और लगेंगे, उसके बाद जाके हमारे को फ़सल मिलेगी। अब उससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ख़ास करके हिमाचल में एंटी हेल नेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप देखेंगे मेरे पीछे यहाँ बगीचे में, वो वहाँ पे इसमें नेट्स का यूज़ किया गया है। अब ये नेट्स सेब के पेड़ों के ऊपर लगाई जाती है ताकि ऊपर से अगर हीलिंग होती है तो वो डैमेज ना कर पाए हमारे सेब के पेड़ों को, हमारे सेब के जो फल हैं, दाने हैं, उसको डैमेज ना कर पाए। अब ये है एंटी हेल नेट्स जो
इस बगीचे पे लगाई गई है। ये आप देखें कि पूरे सेब के जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो ढके हुए हैं इन नेट से। अब अगर यहाँ पे हीलिंग होती है तो ख़ास करके इन पेड़ों को कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो नेट से बाहर के हैं आप देखेंगे उस साइड में नेट्स नहीं हैं और इस साइड में नेट्स हैं, तो दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। और इन सब चैलेंजेस के अलावा एक चैलेंज और होता है, बड़ा ही भयानक चैलेंज होता है, वो होता है पक्षियों से, ख़ास करके तोतों से और बंदरों से सेब को बचाना। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। बचपन में हमारी ड्यूटी ही ये होती थी तोतों को भगाने के लिए। स्कूल जाने से पहले यानी कि सुबह 6 बजे से लेके 9 साढ़े 9 बजे तक हमारा काम होता था बगीचों में जाना और वो टीन को ज़ोर ज़ोर से बजा के तोतों को भगाना और बंदरों को भगाना। और शाम को स्कूल से आने के बाद जैसे ही हम लोग स्कूल से घर पहुंचते थे, अपनी किताबें कॉपी होमवर्क के लिए सीधा बगीचे में जाते थे और हमें रात को 7:30 पौने 8 तक वहाँ पे रुकना होता था ताकि उसको बचाया जा सके। सबसे ख़तरनाक जो अटैक करते हैं वो करते हैं तोते, वो हमारा बहुत नुकसान करते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है ख़ास करके बागवानों के लिए। ये जो नज़ारा है आजकल ये बड़ा ही खूबसूरत होता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। ये एक नेचर की देन है, लेकिन ख़ास करके जब हम लोग शहरों से आते हैं, यहाँ का होते हुए भी जब मैं शहरों से आता हूँ तो मुझे एक अलग सी फीलिंग आती है। ये देखिए अब सेब हल्का सा बड़ा हो गया। अब हम लोग कुछ दिनों तक वेट करेंगे, फिर धीरे धीरे ये पेटल फॉल हो जाएगा और उसके बाद हमें सेब दिखने शुरू हो जाएंगे, बिल्कुल छोटे छोटे से। सबसे पहले ये आप मान के चलिए गेहूं के दाने के बराबर होता है, उसके बाद ये चना का आकार ले लेता है। ऐसे करते करते धीरे धीरे अगस्त में ये आपको लाल कलर का दिखाई देगा, जो सेब आप मार्केट में देखते हैं। हज़ारों क्या लाखों, मतलब इस पूरे बगीचे में करोड़ों क्या अनगिनत मधुमक्खियाँ अपने काम पे लगी हुई हैं। आप सोचिए नेचर ने कितना ज़बरदस्त बनाया है ये चीज़ कि एक फल को तैयार होने में इतने सारे मज़दूर काम करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। कितना ज़बरदस्त अरेंजमेंट है ना नेचर का। ये देखिए ये सेब और ये सेब, ये दोनों सेब बन चुके हैं, बहुत छोटे हैं अभी। बहुत सारे लोग अपने बगीचों में मक्खियों के डब्बे रखते हैं। जो लोग मधुमक्खियों को पालते हैं उनसे किराए पे वो डब्बे ख़रीदते हैं और उनको बगीचों में प्लेस करते हैं ताकि वो मक्खियाँ बाहर निकलें और बगीचों में घूमती रहें। अगर पॉलिनेशन की प्रक्रिया अच्छी होगी तो वो सेब की सेटिंग के लिए अच्छा होता है, फसल उतनी ही अच्छी लगेगी। तो बहुत सारे लोग वो भी काम करते हैं। इसमें मेहनत है ऐसा नहीं है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक पेड़ में फल लगाने के लिए बागवान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। आजकल जीना यहाँ तक कह सकते हैं कि दुश्वार हो जाता है, ख़ास करके मौसम की मार से। और अगर कभी ओला आए तो एक बागवान के ऊपर क्या बीतती है ये वही समझ सकता है, क्योंकि वो पूरी साल भर मेहनत करता है और सिर्फ 5 से 10 मिनट का ओला उसकी पूरी फसल को तबाह कर सकता है। तो ये एक बड़ा ही रिस्की गेम है, लेकिन ठीक है, नेचर ने हमें दिया है ये चीज़ और हम इसकी रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं कई बार खुद अपने आप को ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरा जन्म इन वादियों में हुआ है।